कई बार असफलता हाथ लगी, लेकिन फाइनली अभी आपके साथ बैठा हूँ मैं। जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो मेरे मन में यही था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। मेरे इस पे 2-3 विषयों पे मैं बात करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है बहुत रेलेवेंट है। पहला तो एक इंग्लिश, मैंने देखा कि दोनों ही चरणों में इंग्लिश बहुत डोमिनेंट एग्जाम है। खास करके जो हिंदी मीडियम से जो हमारे साथी आते हैं, जो बहुत संकुचित कई बार महसूस करते हैं अपने आप को हिंदी मीडियम का होने की वजह से, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे या उनको अपनी जर्नी से आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब अगर कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यार ये लाइन यहाँ पे जम नहीं रही। यूपीएससी के लिए भी जैसे आप टॉपर्स के अगर इंटरव्यू देखेंगे तो वो भी यही बोलते हैं कि भाई जीके के लिए आपको क्या है, बहुत सारे सोर्सेस से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एसएससी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है जीके में कि क्योंकि वो क्वेश्चंस कहाँ से पूछ लें। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की ये कविता आज के जो हमारे विशेष मेहमान हैं, उनके जीवन का सारांश है। एसएससी सीजीएल की परीक्षा जो होती है, उसमें उसके जो टियर 2 यानी कि मेंस परीक्षा जो होती है, उसमें 390 में से 370 नंबर इनके आ रहे हैं। और हमारे भी जो मेहमान हैं, उनका नाम है शुभम अग्रवाल। और इनकी शख्सियत से मैं तो वर्षों से वाकिफ़ हूँ, पर आज उन्हीं के मुखारबिंद से हम सुनेंगे कि उनका सफ़र कैसा रहा, उनका संघर्ष कैसा रहा, इस जीत और हार के इस लंबे सफ़र में उन्होंने कैसे खुद को सँभाला और आज इस मुकाम तक कैसे पहुँचे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश मित्तल और शुरू करते हैं हमारा संवाद। तो शुभम, सबसे पहले आप बताइए कि आपका बचपन कैसा बीता, कहाँ आपकी पढ़ाई हुई और कैसे आपने इस सफ़र को चुना? सभी को नमस्कार। पहले बताना चाहूँगा मैं, मेरा बचपन भैया थान नामक जगह पे बीता है, जो कि बहुत बड़ी जगह नहीं है, एक छोटा शहर कह सकते हैं हम उसे। वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई क्लास 12th तक। उसके बाद मैंने कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हुए एनआईटी रायपुर में मेरा एडमिशन हुआ। तो पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, पढ़ाई मेरी इंजीनियरिंग की हुई है। उसके साथ साथ मैंने खुद से पढ़ाना स्टार्ट किया, एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी स्टार्ट की खुद की, और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी करता रहा, उसमें यूपीएससी प्रमुख रूप से था। कई बार असफलता हाथ लगी, लेकिन फाइनली अभी आपके साथ बैठा हूँ मैं। तो मैंने एसएससी सीजीएल में कुछ हासिल किया है, जैसा कि आप बता ही रहे थे कि टॉप 5 लगभग में मेरी रैंक आ सकती है। जी। आपने बहुत इसको संक्षेप में बताया, पर मैं जहाँ तक आपसे मेरी बात हुई थी कि आपने यूपीएससी में काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया। आपने 3 बार मेंस की परीक्षा लिखी थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन फिर भी जब आप इतना करीब पहुँच जाते हैं किसी ऐसी परीक्षा के जो इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा है और फिर भी वो सफलता हमें हाथ नहीं लगती, तो कैसे आपने उसे हैंडल किया? आप कैसा महसूस कर रहे थे जब आप फाइनली फिर आपने डिसाइड किया कि नहीं, आप एसएससी सीजीएल की परीक्षा देंगे? और जहाँ तक मुझे पता है, आप पहली बार आपने सिर्फ ये एसएससी लिखा और उसी में आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि अब तक का मुझे लगता है सबसे हाईएस्ट स्कोर ये होगा 370 के आसपास का। अभी तो खैर पूरा रिजल्ट नहीं आया है, जी। पर इतने नंबर तो अविश्वसनीय, अकल्पनीय आपके नंबर आए हैं इसमें। तो इस पूरे सफ़र को थोड़ा-सा और प्रकाश डालिए, क्योंकि हमारे जो साथी हैं, जो लंबा संघर्ष कर रहे हैं, वो और अच्छे अच्छा रिलेट कर पाएँगे। ठीक है। मेनली जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो मेरे मन में यही था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। उसके बाद मैं पहले ही साल दिल्ली चल गया, तो वहाँ से मैंने तैयारी शुरू की। जब पहले अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ तो सेटबैक तो ज़रूर रहता है वो, क्योंकि भाई आपके मन में ये रहता है कि अब अगले साल ये दोबारा मौका मुझे मिलेगा। तो 1 साल का समय आसान नहीं होता है बिताना। बिल्कुल। इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, कहीं न कहीं प्रेशर रहता ही है, ठीक है? लेकिन इन सब के बीच में मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा मेरे साथ हमेशा ही। जो चीज़ बोली नहीं जा सकती जिस सपोर्ट को अपन, लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट ज़रूर था। हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि भाई घर की चिंता मत करो तुम, अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करो। जी। तो वो तो रहा मेरे साथ। हुँ। लेकिन उसके साथ-साथ मुझे 2 अटेम्प्ट देने के बाद ये लगा कि भाई मेरे को एक बैकअप ऑप्शन भी अपने साथ रखना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक प्राइवेट कोचिंग में पहले खुद पढ़ाना स्टार्ट किया एज़ अ टीचर। तो वहाँ से मेरी ठीक-ठाक इनकम आ जाती थी, जिससे मुझे एटलीस्ट फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं महसूस हुआ कभी भी। उसके साथ ही साथ मेरी तैयारी चलती रही। फिर से कई बार सेटबैक्स हुए। जब मेरा पहला स्टेज क्लियर हुआ तो बहुत खुशी हुई। लेकिन साथ ही साथ ये था भी कि भई अगला जो स्टेज आने वाला है, ये इससे भी टफ़ होने वाला है मेरे लिए। बिल्कुल। तो मन में तो था ही वो, तो फिर भी तैयारी में लगे रहे। लेकिन कहीं न कहीं मतलब कुछ कमी रह गई उस तैयारी में। हुँ। तो किन्हीं वजहों से वो चीज़ नहीं हो पाई, है ना? जी। फिर अटेम्प्ट दिया, फिर पहला स्टेज क्लियर हुआ, लेकिन फिर से वही बात, है ना? नेक्स्ट स्टेज तक अपन नहीं पहुँच पाए, इंटरव्यू वाले स्टेज तक। तो फाइनली, है ना, कोविड के बाद, जैसे कोविड तो भई सभी के लिए एक, है ना, लाइफ़ में एक बोलते हैं वन टाइम इवेंट। वन टाइम इवेंट रहता है। जी। ठीक है? तो उसके बाद भई रायपुर छोड़ कर के मेरा अंबिकापुर जाना हुआ, हुँ। फैमिली के साथ रहना हुआ। हुँ। 1 साल तक तैयारी चली मेरी फिर से अगले अटेम्प्ट के लिए। उसके बाद अंबिकापुर शिफ्ट हुए, तो मैंने खुद की एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन डाली। उसके साथ रहते-रहते भी मैंने एक और अटेम्प्ट दिया, हुँ। लेकिन उसमें भी असफलता हाथ लगी। हुँ। तो काफ़ी निराशा थी मन में, मतलब कई तरीके से टूट भी चुके थे कि भई
अब अगला अटेम्प्ट कैसे ही दे, हम्म। एज भी हो रही थी, हम्म। ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि एक और एग्ज़ाम एक बार एक्सप्लोर करा जाए। हम्म। तो मैंने एसएससी का पैटर्न देखा, एसएससी सीजीएल का। तो उसके पैटर्न में भाई क्या था, मैथ्स था और एप्टीट्यूड, जो कि मेरा बैकग्राउंड रहा है शुरू से ही, क्योंकि जब मैं कोचिंग में आप एक पढ़ाता था, शिक्षक भी रहे। हाँ, हाँ, शिक्षक के तौर पे भी मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स रहा। मैथ्स है आपका, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी यूपीएससी में मेन से ही था। बिल्कुल, हाँ, यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मेरा मैथ्स था, हम्म। तो मैथ्स से टच हमेशा रहा। जी। उस वजह से ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई, कैसी भी मैथ्स हो, किसी भी लेवल की मैं हैंडल कर सकता हूँ। हम्म। और उसके साथ साथ रीजनिंग में भी वही फ़ायदा हुआ मुझे, हम्म। क्योंकि जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, रीजनिंग को। तो वो फ़ायदा तो रहा है। और यूपीएससी के साथ साथ मेरी जनरल नॉलेज भी ठीक ठाक थी। जी। भले ही इस एग्ज़ाम के स्पेसिफिक नहीं थी वो नॉलेज, हाँ। लेकिन वो काफ़ी काम आई मुझे। और बाकी एक पार्ट इसका इंग्लिश था, वो मैं कुछ प्रिपेयर करना पड़ा उसे मुझे, लेकिन वो भी ठीक ठाक समय पे मैंने कर लिया कंप्लीट। तो इसी वजह तो से मैं, मतलब हाँ, आपने एसएससी का जो एग्जाम चुना वो बहुत स्ट्रेटेजिकली चुना, सोच समझ के चुना, बिल्कुल, क्योंकि उसका सिलेबस आपकी परिस्थितियों में सबसे फिट बैठ रहा था बिल्कुल, और आपको उसका जॉब प्रोफाइल बाकी सारी चीजें उसकी समझ में आई होंगी, इसलिए ही आपने उसे चुना। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा समय था नहीं। जी। मेरी जैसे एज लिमिट भी होने ही वाली थी। इसके बाद ऐसा है कि अगर मेरा ये एग्ज़ाम नहीं निकलता तो मैं अगला अटेम्प्ट भी नहीं दे पाता सीजीएल बिल्कुल, का, बिल्कुल, आप क्योंकि लगभग उसमें एज लिमिट 30 30 की है। की उम्र के आसपास हैं। जी, जी। और जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो रैंडमली एग्जाम्स के फॉर्म भरते हैं और ये भी दे देते हैं, वो भी देते हैं, कहीं कुछ लग जाएगा। तो रैंडमली करने से कुछ होता नहीं है। अगर हमारा फोकस होता है, बिल्कुल, हम स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं, तो हम ज़्यादा बेटर अचीव कर पाते हैं, रादर देन कि रैंडमली कोई भी एग्जाम का फॉर्म भर दिया, दे दिया। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना समझना बहुत पड़ता ज़रूरी है, है। बिल्कुल। तो आपने जैसे अपने बैकग्राउंड के आधार पे एसएससी को चुना और उसका फिर आपको फ़ायदा मिला। इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ। मैंने एक बार आरबीआई का एग्ज़ाम देने की सोची थी कि भई पोस्ट तो बहुत अच्छी है, हाँ, ग्रेड बी का मतलब एग्जाम। ग्रेड बी एग्ज़ाम है और उसमें आगे जाकर के आप आरबीआई के गवर्नर तक जा सकते हैं, डेप्यूटी गवर्नर एंड बैंक बिल्कुल, गवर्नर। बिल्कुल, हाँ। तो प्रोफाइल तो बहुत ही अच्छी थी, जी। लेकिन जब मैंने उसका सिलेबस देखा, हुँ। था तो वही मैथ्स, जीके, इंग्लिश वगैरह, हुँ। लेकिन उसकी इंग्लिश जो है बहुत हाई लेवल की इंग्लिश, हुँ। रीज़निंग भी बहुत हाई लेवल की रीज़निंग। हुँ। तो मुझे समझ में आ गया कि इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा नई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, पड़ेगी, पड़ेगी। मतलब बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड से हट के मेरे को करना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ। तो मैंने फिर उस चीज़ को आगे बढ़ावा नहीं दिया कि भई इसके लिए मुझे अलग से फिर 2 साल की और मेहनत चाहिए, जी। जो कि शायद मेरे पास अभी स्टेज में नहीं है जी। अपने साथ। क्योंकि हम एसएससी सीजीएल की बात कर ही रहे हैं और आपने सब्जेक्ट्स का भी जिक्र किया, तो इसी कंटिन्यूएशन में मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ब्रीफली एग्जाम का पैटर्न हुँ। हमारे एस्पिरेंट्स को एक्सप्लेन कर दें। वैसे तो सब जानते ही हैं, पर आपके मुंह से शायद बेटर वो समझ पाएंगे कि क्या पैटर्न रहा है एग्जाम का, क्या रिक्वायरमेंट और पैटर्न है। बेसिकली ये 2 टियर एग्ज़ाम है, जी। इंटरव्यू नहीं होता है इसमें। जी। जो टियर 1 है वो क्वालीफाइंग है, हुँ। ठीक है? प्रीलिम्स के जैसे हम समझ हुँ। सकते हैं उसको। हुँ। तो 4 सब्जेक्ट्स हैं इसमें। ओके। हाँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल इंटेलिजेंस है जिसे हम रीज़निंग बोलते हैं, हुँ। जनरल अवेयरनेस है एंड इंग्लिश। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन्स होते हैं, 200 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग है इसमें और 1 आवर का एग्ज़ाम है। तो मतलब बेसिकली स्पीड यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल, है। हाँ, स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस 100 करने होंगे। क्वेश्चन्स, हाँ, उसमें भी 50 क्वेश्चन्स मैथ्स से रिलेटेड, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग हो टाइम सकते हैं। टेकिंग हो सकते हैं, बिल्कुल, हाँ। तो ये पैटर्न है, स्पीड का मेन गेम है इसमें। हाँ। तो उसको आपको पहले तो क्वालीफाई करना है, क्योंकि 37 लैक्स एस्पिरेंट हैं जी, जिन्होंने फॉर्म भरा है, बिल्कुल। और सेकंड स्टेज के लिए सिर्फ उनमें से 0.5% लगभग, यानी मुश्किल से 1.5 या 2 लाख लोग। माफ़ कीजिएगा, 0.5% लगभग 3%, हाँ। 1,60,000 जी। जो है वो सेकंड ईयर एग्ज़ाम देंगे। तो इसमें मेरे जो कि 156 रॉ स्कोर आया था 200 में, हुँ। और कट ऑफ थी 153। तो कट ऑफ 153 तो तो हम समझ सकते ये भी हैं एक इंटरेस्टिंग है कि आपका टियर 1 में स्कोर कट ऑफ के आसपास ही था। बहुत मतलब 2-3 नंबर का ही फ़र्क था। वैसे 2-3 नंबर काफ़ी होते हैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। लेकिन असली जो आपने अपना जौहर दिखाया या असली आपने जो एक्सेलरेट किया अपने मार्क्स को, एक्सीलेंस एफिशिएंसी लाई, वो टियर 2 में लाई। टियर 2 में है। जी हाँ। तो अच्छा, इसमें मैं ये जानना चाहता टियर 2 का भी आप वो बता दीजिए कि क्या पैटर्न रहता है? इसमें एक्चुअली एक चीज़ और भी है कि इसमें मार्क्स का नॉर्मलाइज़ेशन होता है। हुँ। तो जो 156 है वो मेरा रॉ स्कोर था। ओके, तो नॉर्मलाइज़ेशन होने के बाद मेरा स्कोर 159 हो गया, ओके, ओके। और जबकि नॉर्मलाइज़्ड कट ऑफ जो है वो 153 थी। तो तो तकरीबन आप 6 मार्क्स 6 मार्क्स का गैप है, ज़्यादा, जो जो कि कि बहुत काफ़ी ज़्यादा हाँ, डिफरेंस नहीं है। हाँ जी। अगर किसी वजह से मेरे 2 क्वेश्चन और गलत हो गए होते, हाँ, तो हो सकता है कि तो मैं शायद आप टियर 2 ही लिखते। ना दे पाता। जी। हाँ, तो मेरा क्लियर हुआ। हाँ, फिर टियर 2 के लिए मुझे लगभग 3 मंथ्स का टाइम मिला हाँ। प्रिपेयर करने के लिए, और लगभग पैटर्न इसका भी सेम है, सब्जेक्ट्स वही हैं। हुँ। बस ये क्या है, पहले टियर में जैसे 100 क्वेश्चंस 1 आवर में थे, हुँ। इसमें लेकिन क्या है, सेक्शंस डिवाइडेड है। ओके। तो इसमें 3 सेक्शन का ये पेपर है। हाँ, फर्स्ट सेक्शन में 60 क्वेश्चंस हैं, हाँ। मैथ्स एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल इंटेलिजेंस। ओके। 60 क्वेश्चन, 60 मिनट्स, 180 मार्क्स, जी। ठीक है। और वो 1 आवर का जैसे ही वो विंडो खत्म हुआ, अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा इमीडिएटली। ओके। 1 आवर का वो भी है, उसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है। इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है, 45 क्वेश्चंस हैं, हाँ। एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस हैं। जी। सेम 3 मार्क्स पर क्वेश्चन। और जो सेक्शन 3 है इसका, वो वो भी जैसे ही सेक्शन 2 खत्म हुआ तुरंत स्टार्ट हो गया सेक्शन 3। हुँ। वो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सीपीटी। ओके। उसमें 15 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस,
60 मार्क्स के, पर उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। लेकिन वो जस्ट क्वालिफाइंग है। हाँ, तो वो मेरिट थर्ड नहीं आता है उसके बाद। 30% आपको उसमें स्कोर करना है, मीन्स 18 मार्क्स। ओके, लेकिन इसमें जैसे कि अगर आपको टॉप की पोस्ट चाहिए जी, तो उसके लिए कुछ हायर स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट सीजीएल सेट कर सकता है। जैसे कि 2023 के पेपर में डिस्पाइट कि 18 मार्क्स कट ऑफ थे, लेकिन जो हायर पोस्ट थी उसके लिए उन्होंने 27 मार्क्स कट ऑफ सेट किया था। मतलब उस वाले पोर्शन को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर नहीं कर सकते प्रोफिशिएंसी क्योंकि पे भी ध्यान देना है। इस बार जो मैंने एग्जाम दिया उसमें कंप्यूटर का एग्जाम काफी टफ आया है, अच्छा, और कई सारे एस्पिरेंट्स बाकी सब्जेक्ट्स में तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ओके, जिनकी वजह से शायद उनका सिलेक्शन ना हो पाए फाइनली। जी, तो मेरे भी बहुत कुछ खास नहीं आए, इसमें 31 मार्क्स आए हैं, जी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो 36 के आसपास तक जा सकता है। और पेपर कंप्यूटर का सच टफ था, हुँ। तो लगभग मेरा क्लियर हो जाएगा इसमें, बिल्कुल। ऐसी उम्मीद है। तो जो टियर 1 और टियर 2 एग्ज़ाम है, ये 2 चरणों में जो एग्ज़ाम होता है, तो उसकी जो आपने पूरी रणनीति बनाई है एग्ज़ाम की तैयारी की, वो इंटीग्रेटेड है, यानी एक साथ सोचकर बनाई है, या अलग-अलग दोनों के लिए अलग-अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है? स्किल्स की बहुत ज़्यादा अलग रिक्वायरमेंट नहीं है। इनफैक्ट मेरे को शुरू से पता था कि टियर 2 मेरे लिए थोड़ा आसान होने वाला है टियर 1 से। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि टियर 1 में जहाँ मुझे 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ मुझे सेक्शन वाइज़ टाइमिंग स्लॉट्स रहेंगे मेरे पास। जी, और सिर्फ मैथ्स के लिए मेरे पास 60 मिनट्स हैं, हुँ, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए, और 60 क्वेश्चंस हैं। हुँ, तो उसमें बस मेरे को कुछ टाइम मैनेज करना पड़ा। हुँ, अदरवाइज़ इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज वाला पोर्शन जो है उसके लिए मेरे पास काफ़ी टाइम था। जी, 1 आवर में 70 क्वेश्चंस करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत हाई लेवल इंग्लिश इसमें नहीं पूछी जाती है। ओके, तो सच ज़्यादा कंफर्टेबल मैं टियर 2 में रहा। ओके। जो कि मार्क्स भी उसको बयाँ कर रहे हैं कि टियर 2 में आपके मार्क्स बहुत ही शानदार आए हैं। जी, तो कोई इसमें बार-बार आप कुछ कह रहे थे? मतलब कुछ अलग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है टियर 1 एंड टियर 2 में। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हाँ, से हम इंटीग्रेटेड अप्रोच अप्रोच कर से सकते जो हैं एग्ज़ाम को। प्रिपरेशन आपकी टियर 1 में है, हाँ, बस टियर 2 के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, मॉक टेस्ट देते रहें, तो वो सफिशिएंट जी। प्रिपरेशन है। जी, तो मेरे इस पे 2-3 विषयों पे मैं बात करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है बहुत रिलेवेंट है। पहला तो एक इंग्लिश, मैंने देखा कि दोनों ही चरणों में इंग्लिश बहुत डोमिनेंट एग्ज़ाम जी, है, बिल्कुल। और आपने बताया था मुझे कि इंग्लिश मीडियम से आपकी पढ़ाई नहीं हुई थी, आपकी प्राइमरी एजुकेशन हिंदी मीडियम से हुई थी। आप छोटे कस्बे से आते हैं, वहाँ मैं मानता हूँ कि इंग्लिश मीडियम स्कूल भी लगभग हिंदी मीडियम के बराबर ही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कोई स्टूडेंट इंग्लिश को कैसे हैंडल करता है और इतने अच्छे मार्क्स कैसे लेके आता है? खास करके जो हिंदी मीडियम से जो हमारे साथी आते हैं, जो बहुत संकुचित कई बार महसूस करते हैं अपने आप को हिंदी मीडियम का होने की वजह से, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या उनको अपनी जर्नी से आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इंग्लिश का एक मेन तो ज़्यादा हौवा बनाया जाता है, लेकिन मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँ तो मैंने इंग्लिश के लिए कुछ भी खास तैयारी नहीं की। जब मैं हिंदी मीडियम में भी जब पढ़ता था तो भई इंग्लिश एक सब्जेक्ट तो है ही बिल्कुल, हमेशा से। बिल्कुल। तो उस समय हमारे एक टीचर थे, हम उनको गुप्ता सर बोलते थे। तो उन्होंने मुझे टेंस पढ़ाया था उस टाइम, और वो टेंस आज तक मुझे याद है। जी, और उन्होंने मुझे आर्टिकल्स पढ़ाए थे, ए, एन एंड द। जी, बस मुझे उतनी ही इंग्लिश आती है। उसके अलावा इस एग्ज़ाम के लिए मैंने अलग से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सिर्फ़ इतनी प्रिपेयर की थी, और कुछ भी नहीं। बाकी जस्ट जो मेरी इंग्लिश की रीडिंग रही है, जैसा कि जब मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम देता था तो उस टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ना, तो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स पढ़ना, और नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स पढ़ रहे हैं अपन, जी। तो जो सेंटेंस मेकिंग का जो आइडिया लग जाता है ना, कि भई ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, हाँ जी, कहीं से फिट ही नहीं हो रहा। लॉजिक से। सिर्फ़ उसी से मैंने 45 में से 45 क्वेश्चन सही किए। मतलब आप ये इस बार भी पूरे मार्क्स आ फुल रहे हैं मार्क्स आ इंग्लिश रहे में। हैं इंग्लिश में 135। तो ये मेरे हिसाब से जो हमारे हिंदी मीडियम के साथी जो हुँ, सुन रहे हैं, उनके लिए काफ़ी एक प्रेरणादायी बात हो सकती है कि एक सामान्य बैकग्राउंड से आकर भी आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। आपको कोई हाई-फ़ाई इंग्लिश मीडियम या दिल्ली, बम्बई की लेवल की पढ़ाई नहीं चाहिए होती है। एक बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टेंस की, वॉइस की, और आपकी जी। अच्छी रीडिंग होनी चाहिए। तो आप बहुत बेहतर रीडिंग कर अच्छी रहे, सकते हैं। मतलब अगर कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यार ये लाइन यहाँ पे जम नहीं रही है, जी, या फिर ये वर्ड यहाँ पे जम नहीं रहा इंट्यूटिवली मतलब है। आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, जो अच्छी रीडिंग से आती है। उस चीज़ को मैं ग्रामेटिकली एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर नहीं कर सकते। कि भाई जी, इसमें डिटरमाइनर्स की जी, गलती है, मतलब जी। या फिर क्योंकि हमारी प्राइमरी भाषा हिंदी है। हाँ, तो प्रीपोज़िशन यहाँ कुछ आना है, जी, तो बिल्कुल। वो सब जी, नहीं बता पाएँगे कि ये कंजंक्शन है कि क्या है, तो वो सब ना मुझे आज तक समझ में आया है, हाँ, और ना मुझे उन सब की अभी तक तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके। मेबी आगे जाके ज़रूरत पड़े तो भई जी, वो भी पढ़ना रहेगा, जी, लेकिन आज तक एज़ सच कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में कभी मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, एक ये कि भई आपको हाँ, वोकैब्युलरी तो वो स्ट्रॉन्ग रीडिंग से हो आ ही जाती है। रीडिंग से। आप रीडिंग करते रहेंगे तो आपको दिखेगा भई कि ये वर्ड बार-बार आ रहा है, और मैं बार-बार इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, तो एक बार भई देख लें तो रेफर अच्छा है, कर लिया। हुँ, कि ये कॉमन वर्ड है। जी। और क्या आपने कोचिंग ली एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के जी लिए? नहीं। आपने कोई भी कोचिंग नहीं जॉइन करी? एक प्लेटफ़ॉर्म जॉइन किया था, लेकिन एज़ सच उससे मैंने कुछ ख़ास बेनिफिट मुझे नहीं हुआ। ओके। हाँ, और लेकिन आपने कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी? जी हाँ, एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी, वो काफ़ी अच्छी थी, हाँ, तो बाद में कभी उसके बारे में बात करेंगे। हाँ। तो उसमें तो मतलब आपने तैयारी के हिसाब से सिर्फ़ एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी थी? जी हाँ, बस एक टेस्ट सीरीज़ दी थी, और मैंने लगभग 25 टू 30 मॉक टेस्ट दिए थे। ओके। और आपने अलग से कोई फॉर्मल कोचिंग एसएससी सीजीएल के लिए जॉइन नहीं की किसी थी? रिजल्ट के लिए कोई तो कोचिंग आपका क्या मानना है, जैसे आपका तो एक लंबा-चौड़ा बैकग्राउंड है, तो आपका इस पे क्या टेक है कि इस एग्ज़ाम को एसएससी सीजीएल को अगर अप्रोच करना है तो कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं? एस्पिरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे कि यूपीएससी के लिए भी जैसे आप टॉपर्स के अगर इंटरव्यू देखेंगे तो वो भी यही बोलते हैं कि भाई कोचिंग की एज़ सच रिक्वायरमेंट नहीं है। हुँ, आप सेल्फ स्टडी करके, प्रिपेयर करके टॉपर भी बन सकते हैं, और एक नॉर्मल रैंक भी ला सकते हैं। ओके। कई सारे टॉपर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने कोई ऐसे फॉर्मल कोचिंग नहीं ली है, जी। जस्ट इंटरनेट इतना बड़ा माध्यम है आज के दिन, हुँ, तो उसी से पढ़ाई करके उन्होंने
अपनी सफलता हासिल की है। हुँ। लेकिन मेरा पर्सनल, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैंने खुद भी यूपीएससी की कोचिंग तो जॉइन की ही। इससे एक ये होता है कि आप जब खुद से करते हैं तो आपको कॉम्पिटिशन का उतना आइडिया नहीं होता है कि किस लेवल का कॉम्पिटिशन है। बिल्कुल। लेकिन जब आप एक फॉर्मल कोचिंग लेते हैं, उसका ये फ़ायदा होता है कि भई ये तो आपको दिखता है कि क्या कॉम्पिटिशन है, मैं कितने बच्चों के बीच में हूँ, और एक एक आपको डायरेक्शन मिलती है जी। कि भई हाँ, मेरे को ये चीज़ें करनी है। आप भटकते नहीं हैं फिर उस प्रिपरेशन से, एक तो ये रहता है। लेकिन एज़ सच एसएससी के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं जॉइन की, क्योंकि मेरे को, जब मैं यूपीएससी की कोचिंग किया तो मेरे को एक आइडिया था कि भई मेरी डायरेक्शन क्या है, मेरे को करना क्या है, किन रिसोर्सेज़ को रेफर करना है और किनको नहीं करना है। मतलब आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी आपके पास ऐसा था कि आपको आइडिया था कॉम्पिटिशन एग्जाम को कैसे हैंडल करना है। पर मतलब इसमें कोई एक फॉर्मूला नहीं हो सकता। कोई फ़ॉर्मूला नहीं। स्टूडेंट को अपनी ज़रूरत को समझना चाहिए, एस्पिरेंट को, कि उसे किस चीज़ में हेल्प की ज़रूरत है। हुँ। और ऐसा किसी के सामने हीरो बनने के लिए कि नहीं मैं तो कोचिंग नहीं जॉइन करूँगा, तो उसने कोचिंग नहीं ऐसा जॉइन नहीं करी, होना चाहिए। या मैं उसे ऐसा लगने लगे कि कोचिंग जॉइन कर ली मतलब अब तो हो ही जाएगा। मतलब अगर पॉसिबल है तो आप जॉइन कीजिए, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो निराश होने वाली कोई बात ही नहीं है उसमें। बिल्कुल। मतलब जैसे कोई छोटे शहर में है, कोई कोई गाँव छोटे में है। शहर में है, उसके पास बहुत बढ़िया कोचिंग अवेलेबल नहीं हो पा रही है। हाँ। तो आज के दिन सभी कोचिंग ऑनलाइन अवेलेबल है। जी। तो आप बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर सकते हैं, बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हैं अगर आपकी कोई नज़र में कोई है तो। जी। तो उसके लिए आपको सब कुछ छोड़ के बड़े शहर में वहाँ की परेशानियाँ झेलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं जी, जैसे हमने दिल्ली में अभी रिसेंटली सुना, है। बिल्कुल, हाँ। तो उस तरीके से रह के रह करके पैसे खर्चे करने की भी ज़रूरत नहीं है। उतना ज़्यादा मानसिक रूप से तनाव लेने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं आप अपने कम्फ़र्ट में रह करके भी बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ के, बहुत कम फ़ीस में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। है। जी। लेकिन अगर आप कैपेबल हैं, तो आप कर सकते हैं कोचिंग, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। मॉक टेस्ट में कई बार शुभम कम मार्क्स आते हैं बच्चों के। वो कहते हैं कि मॉक टेस्ट में हम अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उससे ये इंटरप्रेट कर लेते हैं कि वो एग्ज़ाम में भी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। तो उस पे आपका क्या टेक है? ठीक है, मैं खुद ही मतलब अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैंने जो 25 टू 30 मॉक टेस्ट लगाए थे, उसमें मेरा हाईएस्ट स्कोर 348 था। जी। 348 मेरा हाईएस्ट स्कोर था, और एक स्कोर तो मेरा 278 कुछ था, अच्छा। जिसमें मेरी रैंक ही नहीं लगती अगर उतने मार्क्स आए होते। हाईएस्ट 348, तो और आप मेरा देख सकते हैं तो अब मतलब जो मॉक स्कोर है, टेस्ट में जो आपका एवरेज स्कोर था, उससे आपने कम से कम 20 नंबर ज़्यादा स्कोर किए एक्चुअल ईज़िली एग्ज़ाम में। टॉप स्कोर से 20 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए। एवरेज से तो लगभग 50 मार्क्स आप बोल सकते हैं ज़्यादा ओके, स्कोर किए। ओके। तो वो डिपेंड करता है आपका माइंडसेट कैसा है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? इस बार लकीली थोड़ा लक भी रहा है इस एग्ज़ाम बिल्कुल, में, बिल्कुल। बिल्कुल है, हाँ, क्योंकि आपके ऊपर सारी चीज़ें नहीं हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, भई टिक करने का ऑप्शन है। स्पीड का टेस्ट तो है ही, लेकिन कई बार गलती से एक गलत आंसर निकल गया। हो जाता है। आपके पास टाइम नहीं है उसको सुधारने का, आपको बिल्कुल, मारना ही पड़ेगा वो आंसर। बिल्कुल। तो थोड़ा-सा लक का गेम तो है। हुँ। तो लकीली इस बार मैथ्स और रीज़निंग में मैंने पूरे 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और उस समय मेरे पास 3 मिनट्स बचे हुए थे। 57 मिनट्स में ही मेरे सॉल्व हो गए थे सभी क्वेश्चंस। तो जैसे आप एक लंबे आपने 3 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया है और एसएससी सीजीएल में आपकी ऐसी परफॉर्मेंस रही है, इतनी शानदार परफॉर्मेंस रही है। तो एग्जाम हॉल में कैसा टेम्परामेंट चाहिए होता है? हुँ। किस तरीके का एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट की क्या क्वालिटीज़ होती हैं जो एग्जाम हॉल में वो बहुत अच्छा कर पाते हैं बाहर के मुकाबले? कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स बाहर बहुत अच्छा करते हैं पर एग्जाम हॉल में बिल्कुल विपरीत परफॉर्म करते हैं अंडर प्रेशर। कई जैसे आपने बताया कि आप एग्जाम हॉल में अंडर प्रेशर और अच्छा परफॉर्म कर गए। तो ये क्या इसका राज़ क्या है ये जानना चाहता हूँ आपसे? जब आप बाहर भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डिसिप्लिन तरीके से तैयारी करनी है। बाहर ये नहीं सोचना भई, आज के दिन जैसे अपने पास मॉक टेस्ट के जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें आपको पॉज़ करने का ऑप्शन देता है, जी। कि भई आप आधे घंटे एग्ज़ाम दिए, कुछ काम है, बाहर चले गए, हुँ। 1 घंटे बाद लौटे, उस एग्ज़ाम को रिज़्यूम किया। हाँ। तो ये चीज़ आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में करने को नहीं नहीं मिलती। मिलती है। जी, तो वहाँ से डिसिप्लिन फिर नहीं आ पाता है। बिल्कुल। आपकी वो तैयारी नहीं रहती है कि आप 2 घंटे कंटिन्यूअसली एक माइंडसेट हो करके आप उस पेपर पे सिर्फ़ फ़ोकस कर पाएँ। जी। एक तो ये है, और दूसरा, मैं जब भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दिया, मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत एग्ज़ाम्स दिए हैं, हुँ। लेकिन एक चीज़ हमेशा मेरी फ़िक्स रही क्या कि मैं एग्ज़ाम हॉल में एटलीस्ट 1 आवर पहले, या फिर हो सके तो 30 मिनट्स पहले एटलीस्ट मैं एंट्री ले लेता हूँ, ताकि मैं वहाँ के एनवायरनमेंट से यूज़्ड टू हो जाऊँ, यूज़फुल। काफ़ी कंफर्टेबल हो जाऊँ, हाँ। कोई पैनिक वाली सिचुएशन ना रहे, ठीक है? और उसके बाद खुद पे भरोसा करना, है ना? कि भई मैं कर लूँगा, जी। हो जाएगा, मेरी प्रैक्टिस है, काफ़ी प्रैक्टिस जी। है। एक बार तो रहता है भई कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ठीक-ठाक आ जाए, ठग हो जाए। उसमें ना अटक जाऊँ। जी। तो लकीली मेरे साथ वो भी नहीं हुआ, हाँ, अच्छा फ्लो रहा। हाँ, स्टार्टिंग के 7-8 मिनट में ही लगभग 13-14 क्वेश्चन्स हो गए थे। हाँ। तो फिर उसके बाद मैंने काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील किया कि हाँ, मैं कर लूँगा, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितना हम अपने आप को लाइट रखें, पैनिक जितना ना रखें हाँ, और अवेयर रहें एग्ज़ाम हॉल में, उतना हम बेटर परफॉर्मेंस बिल्कुल, दे सकते बिल्कुल। हैं इस एग्ज़ाम में। इस बार का भी जो एग्ज़ाम हुआ, तो 9 बजे जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होना था, 8:30 पे एंट्री थी। तो 7:30 पर ही सेंटर पहुँच गया। जबकि आप इतने सालों से एग्ज़ाम दे रहे हैं, जनरली देखते हैं कि जो एक कहते हैं वेटरन हो जाते हैं, जो हुँ, हुँ। पुराने खिलाड़ी हो जाते हैं, वो बहुत कैजुअली लेने लगते हैं चीज़ों को। पर आज भी आप उसी सीरियसनेस के साथ, हाँ, उसी डिसिप्लिन के साथ उस एग्ज़ाम को अप्रोच करते हैं और ये सीखने वाली बात है। और हर ऐसे ही आपको देर-सवेर सफलता मिलती है, बट सफलता के लिए आप में कितनी पात्रता है, वो ये डिसिप्लिन, ये आपका कमिटमेंट दर्शाता है। तो ऐसे ही ये आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए, होने वाले एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी सीख है कि किसी भी एग्ज़ाम को फ्रेश माइंड से कैसे अप्रोच फ्रेश करना माइंड चाहिए। से बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप बार-बार असफल हो रहे हैं, तो एक आपके पास बैकअप ऑप्शन ज़रूर आप जी। रखिए। हाँ, तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है कि ऐसे लंबे सफ़र में मैं 2 एस्पेक्ट्स इसमें देखना चाहूँगा। एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, जैसे अभी मैं महसूस कर रहा हूँ कि
100 एस्पिरेंट एक जॉब के पीछे लगे हैं, तो ऑब्वियसली 99 लोगों को असफलता मिलेगी ही मिलेगी, वो नंबर्स ही साथ नहीं दे रहे हैं। तो उन 99 लोगों के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का क्या होगा? मतलब वो अपना जीवन यापन कैसे करें या अपने माँ-बाप की एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूरा करें? वो उन्हें ऐसा फील होता है कि वो किसी पे बोझ है। और आपकी जर्नी में जैसे आपने बताया कि आप कॉलेज के दिनों से ही पढ़ा रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और थ्रू आउट द प्रिपरेशन भी आप लगभग आपने साथ में अपना कोई ना कोई उद्यम अपने साथ रखा जिससे कि आपको पैसों की दिक्कत ना आए। तो इसके लिए एक एस्पिरेंट कैसे अपने आप को क्या रखे, क्या मेंटली प्रिपेयर करे, उसके बारे में थोड़ा बताइए? अगर आपका फैमिली बिजनेस है, हुँ। फिर तो आपको बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। भई आप बिज़नेस में जा ही सकते हैं। जी, ठीक है, बस लेकिन आप उसके लिए ओपन रहें। बिल्कुल। ऐसा ईगो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए हाँ जी, हाँ जी। कि नहीं अब मैं इस एग्ज़ाम में आ गया हूँ तो इसी को हाँ, क्रैक करना है मुझे, ये जी। नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी का फैमिली बिज़नेस नहीं है, हुँ। तो आपके पास कॉलेज लेवल किया तो आपके पास स्किल सेट है कि भई आप जिसने पढ़ाई की है, वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। कि भई मैं कॉलेज में बहुत अच्छा था। मुझे अगर मैं टेक्निकल फ़ील्ड से हूँ, मेरे को टेक्निकल नॉलेज है कि मैं आगे जा कर के उस फ़ील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ। हुँ। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है, हुँ। तो आपको एक बैकअप ऑप्शन हमेशा रखना ही पड़ेगा। हुँ। उसके लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा कि भई एक पॉसिबिलिटी हमेशा है कि मेरा किसी कारणों से इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। जी, मैं बहुत ट्राई कर लूँगा, शायद फिर भी ना हो। जी, तो आपको कहीं न कहीं उस चीज़ को फिर छोड़ कर के आगे बढ़ना है लाइफ़ में। जी, तो उसके लिए आपको मेंटली एटलीस्ट प्रिपेयर रहना है। जी, अदरवाइज़ प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है। जी। जैसे अभी टियर 2 का एग्ज़ाम मैं दे रहा था, तो एग्ज़ाम खत्म होने के बाद 1 घंटे बाद ही हमको बाहर जाने को मिलता है। जी, तो जस्ट मेरे बगल की सीट वाला जो कैंडिडेट हाँ, था, काफ़ी परेशान लग रहा था, हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मेरे से बात कर रहा था कि भैया आपका कितना हुआ? आप कितना सॉल्व किए? हाँ। ये वो। तो बातों ही बातों से पता चला कि कोई बैकअप ऑप्शन उसने नहीं रखा है अभी तक। जी, और लेकिन उसको ये भी चिंता है कि मैं अपने मतलब परिवार पे डिपेंडेंट हूँ, अपने बड़े भाई पे डिपेंडेंट हूँ। हुँ, और मेरा बड़ा भाई मुंबई में जॉब करता है। हुँ, तो कुछ समय तक के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है मुझे अपना रास्ता अलग सेलेक्ट करना ही होगा हुँ, कि मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ़ में। जी। तो उस तनाव के साथ ये प्रिपरेशन जो है और मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल हो जाती है, बिल्कुल, हाँ। तो इसलिए एक हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हुँ। एक जॉब कोशिश अगर हम कोशिश करते रहेंगे निरंतर तो कुछ ना कुछ ज़रूर हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा अभी अगर आपके पास नहीं भी हो जॉब लेकिन आप मेंटली ज़रूर प्रिपेयर रहें हुँ। कि भई मेरे को ये भी हो सकता है। कि जॉब करनी पड़े। हाँ, हुँ, तो आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। हुँ, दुखी नहीं होना है आपको हुँ। कि भई नहीं यार मेरा ये नहीं हो पाया, अब मुझे ये करना पड़ा। हाँ, हीन भावना आ हीन जाती है। भावना नहीं होनी चाहिए, कोई भी काम छोटा नहीं है। हाँ, भई जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो लक्ष्य तो यही था कि हम आईएएस बनेंगे। जी, लेकिन ये पोस्ट भई आईएएस के काफ़ी नीचे है। हाँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि भई हम वो नहीं बन पाए। हाँ, ठीक है, कुछ निराशा तो रहती है भई कि हम इतने साल दे दिए इस प्रिपरेशन को, जी, लेकिन उसमें बह नहीं जाना है अपने को। जी, एक समय के बाद उसे स्वीकार कर लेना है और अपनी फ़ील्ड में आपको एक्सेल करना है। बिल्कुल। आप एक बहुत अच्छे अपनी फ़ील्ड में जो ये एग्ज़ाम है, अब जैसे आपने इस एग्ज़ाम में लगभग टॉप हाँ, किया है। अभी रिज़ल्ट आया और जी। मैं तो यही चाहता हूँ कि आपकी रैंक 1 आए, तो ताकि हमारा ये इंटरव्यू पहले से और सफल हो जाए। पर जैसे ज आपने पूरे टाइम पे वर्किंग रहे आप और वर्किंग के साथ आपने प्रिपरेशन करी, तो कैसे आप मैनेज करते थे टाइम वगैरह? और टफ होता होगा ऑब्वियसली हेक्टिक होता होगा, तो उसको कैसे आप मैनेज करते थे? एक तरीके से स्टार्टिंग के जो मेरे 2-3 अटेम्प्ट्स थे यूपीएससी के, वो मैंने काफ़ी सीरियस होकर के दिए। तो उसमें मुझे कुछ सफलता हाथ लगी, जिससे मेरा फर्स्ट स्टेज तो क्लियर हो जाता था, लेकिन सेकंड नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। लेकिन उसके बाद के जो मैंने अटेम्प्ट्स हैं, मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मैंने उनके साथ इनजस्टिस भी किया उन अटेम्प्ट्स के साथ भी। क्योंकि मैं जो मेरा बैकअप ऑप्शन में जो मैं वर्क कर रहा था, उसको मैंने कहीं न कहीं थोड़ा ज़्यादा समय दिया और प्रिपरेशन को कम समय दिया। तो जो आधे मन से जो चीज़ होती है ना, वो भी रही। जी। लेकिन फिर भी ठीक-ठाक मैंने हैंडल किया उस चीज़ को। हुँ, मतलब ये नहीं लगा मुझे कि अगर मैं जॉब नहीं करता, तो मेरी वो एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाता। ऐसा नहीं आया कभी मेरे मन जी, में। मेरे को लगा कि भई कुछ इन्हेरेंट डिफेक्ट्स थे जी। मेरे अंदर भी कि उस एग्ज़ाम के लिए पार्टिकुलरली शायद मैं सूटेबल नहीं था, उस एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट के लिए। ये शुभम मैं आपको मतलब बोलना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही जो बड़ा सोच का व्यक्ति होता है, वही अपने आप का इतना एनालिसिस करके उसके अंदर ही जिसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में इतना अवेयरनेस होना कि जैसे किसी का एग्ज़ाम में नहीं होता तो वो एग्ज़ाम को दोष देता है। बिल्कुल। जबकि आप अपने अंदर वो कमी ढूँढ रहे हैं कि कहीं न कहीं मेरे अंदर वो कमी रही होगी, इस वज़ह से मैं उसका सेकंड स्टेज क्लियर नहीं कर पाया। कभी भी तो एग्ज़ाम ये अपने आप में ये ह्यूमिलिटी होना ही एक बहुत होना बड़ी बात ज़रूरी है है, बिल्कुल, और उससे ही फिर आगे का रास्ता खुलता है। खुलता है, बिल्कुल। जी, तो ओपन माइंडेड एस्पिरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि अगर आपका नहीं हो रहा है किसी एग्ज़ाम में तो आप भी अपने अंदर थोड़ा-सा झाँकिए, समझिए कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उससे ये नहीं साबित होता कि आप खराब व्यक्ति हैं या आप बुद्धि से कमज़ोर व्यक्ति हैं। किसी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट में आप फिट नहीं बैठते। बिल्कुल। जी, तो एक पक्ष तो ये रहा। इतनी लंबी जर्नी में फैमिली का साथ बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल। फैमिली का सपोर्ट आपके साथ कैसा रहा? फैमिली का सपोर्ट बहुत बढ़िया रहा मेरे साथ। जी, कभी भी डायरेक्टली कोई चीज़ के लिए मुझे प्रेशर नहीं फ़ील हुआ कि नहीं भई अब समय आ गया है कि आप इस चीज़ को छोड़ कर के, है ना, अपनी राह बनाओ आप, खुद की राह बनाओ, है ना? तो सपोर्ट हमेशा से रहा कि कोई बात नहीं, है ना? तुम्हारा भी कभी अच्छा टाइम आएगा, आएगा। है ना? कि जी, एग्ज़ाम क्लियर होगा, जी, बस कोशिश करते रहो। जी। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील नहीं हुआ लेकिन खुद से जो होता है हुँ, कि भाई ठीक है, कोई सामने वाला नहीं बोल रहा है लेकिन मेरे को उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना नहीं चाहिए। लेना चाहिए। हुँ, तो इसलिए मैंने बैकअप ऑप्शन हमेशा से रेडी रखा। हुँ। तो सपोर्ट तो रहा, काफ़ी सपोर्ट रहा। और आपकी शादी हो चुकी है, जी, शायद 1 साल से भी ऊपर हो चुका है 1 साल और 1 महीना लगभग हो चुका है जी, मेरी शादी को। तो मतलब शादी के जस्ट बाद से ही आपने या 5-6 महीने बाद से ही आपने ये एसएससी की तैयारी शुरू कर दी होगी। बिल्कुल। तो इतनी जल्दी
अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो पार्टनर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और पार्टनर का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी पत्नी का कितना रोल है आपकी इस सफलता में? बहुत बड़ा रोल है उनका भी। उनका सपोर्ट भी रहा हमेशा से। मैं उनका ये कहना था कि बाकी चीज़ें मैं सँभाल लूँगी, आप बस अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस करो। इतना ही काफ़ी होता है इतना ही काफ़ी है। हम लोगों के लिए। हाँ, जी। तो ठीक है, मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चल ही रही थी, हाँ। लेकिन उसके अलावा मुझे कभी कोई प्रेशर फ़ील नहीं। हमारा फैमिली बिज़नेस भी है, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी कभी मुझे उस बिज़नेस में नहीं उतारा जी। कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है, अगर तुम्हारा नहीं भी होता है सिलेक्शन, तो हमारा बिज़नेस है ही, हाँ। तुम्हारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी है, ठीक है? लेकिन अभी जो कुछ समय है तुम्हारे पास, उसको सिर्फ़ पढ़ाई में लगाओ। जी। तो मेरी वाइफ़ के साथ-साथ मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी इस चीज़ में बहुत साथ दिया मेरा। जनरली किसी भी वार्तालाप की शुरुआत इस सवाल से होती है, लेकिन मैं इसे काफ़ी देर बाद पूछ रहा हूँ कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब इतनी लंबी जर्नी के बाद कैसा लग रहा है? जैसे एक फीलिंग होती है ना, मुझे लगता है कि बहुत इंसान हल्का महसूस करता है। कोई एक बड़ा बोझ सर से उतर जाता है, वैसा फीलिंग आती है। तो आपके साथ वो कैसा है? वो सिचुएशन कैसी फ़ील है? अब आगे के लिए कैसे सोच रहे हैं? काफ़ी सैटिस्फाइंग फीलिंग आ रही है। हाँ। मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा इतना अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, स्कोर ठीक-ठाक आएगा ये ज़रूर था, लेकिन इतना बढ़िया स्कोर आ जाएगा, इस चीज़ की उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं थी मुझे। अब काफ़ी सेटल्ड फ़ील कर रहा हूँ मैं, ठीक है? मतलब भागा-दौड़ी से अब थोड़ा-सा आगे बढ़ चुका हूँ, तो उस भागा-दौड़ी में वापस नहीं जाना चाहता मैं। एक जगह मतलब एक अच्छी कुछ सुकून आप चाहते हैं, थोड़ा लाइफ़ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी ठहराव चाहते हैं। चाहते हैं और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस में नहीं भागना है। किसी एक डायरेक्शन को पकड़ के उसमें एक्सेल करने की गहराई चाहिए। चाहते हैं आप। जी, जी। जैसे अभी कोई भी जैसे मुझे गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट जो भी आप अलाउड लेटर करें। आता है जिस भी डिपार्टमेंट के लिए, जी। तो उसमें मुझे अब एक कोशिश है कि एग्ज़ाम्पल सेट करूँ मैं वहाँ जी। जाकर के। कोई ऐसा व्यक्तित्व आपके आस-पास या कोई आपने जो पढ़ा हो, जिससे मतलब जिसने आपको पूरे थ्रू आउट इस जर्नी प्रेरणा दी हो, जिसको आप लुक अप करते हो, वो आपके आस-पास भी हो या कोई बहुत ऐसी कोई हस्ती हो? शुरू में तो नहीं था ऐसा कोई व्यक्तित्व, लेकिन यूपीएससी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो जब मैं दिल्ली से वापस आया रायपुर में, तो जैसा कि मैंने बताया एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी मैंने जॉइन किया एज़ अ टीचर। जी। तो वहाँ एक मेरे सीनियर हुँ। मतलब मेरे साथ ही पढ़ाते थे, मैं मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाता था, तो वो फिज़िक्स पढ़ाते थे। ओके। तो सूर्यकांत अग्रवाल, जी। तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, अच्छा। शुरू-शुरू में ही काफ़ी प्रभावित हुआ। जी। उनके व्यक्तित्व से, उनकी सिम्प्लिसिटी से। जी। तो मैंने काफ़ी कोशिश करी उस चीज़ को लेकर के कि मेरे जीवन में भी वो सरलता आए, जी। है ना? मतलब कुछ ठहराव की स्थिति आए। जी। चीज़ों को मतलब मैं ध्यान से जी। फ़ॉलो करूँ या फिर जी। ठीक है, अपनी पढ़ाई में भी उस चीज़ को उतारूँ। जी। तो वो चीज़ ठहराव आया और वो काफ़ी एजुकेटेड भी है। मतलब बहुत बढ़िया जॉब छोड़ कर के वो मतलब लगभग 50 टू 60 लाख का पैकेज छोड़ कर के वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, जहाँ उनकी उतनी सैलरी तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी वो एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ थे। जी। तो उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ मैं। जी। मतलब ये बहुत आपने बहुत एक मतलब आपकी पूरी जो व्यक्तित्व है, पूरा जो व्यक्तित्व है, उससे यही पता चलता है कि आप बहुत सादगी पसंद व्यक्ति हैं और अपने आस-पास के लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि किसी आप बड़ी हस्ती हो तो ऑब्वियसली उनसे भी इंस्पायर हुआ जा सकता है, लेकिन हम अगर अपने इर्द-गिर्द के लोगों को और ध्यान से ऑब्जर्व करें, उनसे कुछ बेहतर गुण सीखने का, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि आप अपने सीनियर टीचर से भी इतना इंस्पायर हो गए और उसको अपनाने की कोशिश की। ठीक है। अ, इसमें जैसे आपने बीच में बताया था मुझे कि कुछ आपको फ़िटनेस वगैरह की भी दिक्कतें आती हैं, तो लेकिन उसके बाद आपने अपना रूटीन, अपने शेड्यूल, डे टू डे जो आपका वर्किंग होता है, उसपे भी काफ़ी वर्क किया। तो फिज़िकल फ़िटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल हेल्थ, इन सब का कितना रोल है इतने लंबे सफ़र में? हाँ, बहुत बड़ा रोल है इन सब का भी। आप मतलब मेंटली फिट रहना तो बहुत ही ज़रूरी है, खासकर इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये बहुत स्पीड का खेल है। हाँ जी। तो सिर्फ़ फिज़िकल फ़िटनेस से नहीं हो पाएगा, मेंटली भी आपको काफ़ी फिट होना पड़ेगा। तो उसके लिए मतलब अच्छा मतलब है ना, भोजन करना, योगा, प्राणायाम, इन सब का काफ़ी महत्व रहा है मेरी ज़िंदगी में। आपका एक मॉर्निंग रूटीन है? एक मॉर्निंग रूटीन अभी तो बहुत अच्छा रूटीन नहीं है मेरा, लेकिन पहले जब जैसे मॉर्निंग में मैं लगभग 6 एएम के आस-पास, उससे लेट नहीं करता हूँ, बहुत रेयर अ, है ना, सो के उठ गए, हल्का मॉर्निंग वॉक लिया एंड उसके बाद हल्का-फुल्का 15 टू 20 मिनट्स लगभग योगा, उसमें भी प्राणायाम के कुछ आसन्स, फिर उसके बाद अपनी दिनचर्या की शुरुआत की। और आपको क्या पसंद है? जैसे फ़िल्में देखना पसंद करते हैं आप? हाँ, हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ फ़िल्म अगर किसी से अच्छा रिव्यू मिल जाए अच्छा। कि भई ये मूवी बहुत मस्त हाँ, है, देख इसका हाँ, ये है। हाँ, 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 तो बहुत ज़्यादा अगर किसी में लाइमलाइट वाली मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब है ना, हाँ। उस टाइप की पसंद नहीं है, सादगी भरी मूवीज़, पुरानी मूवीज़ कुछ पसंद आती हैं मुझे, जी। बहुत कुछ ख़ास नहीं। म्यूज़िक सुनना मुझे पसंद है, ओके। हाँ, हल्के-फुल्के अभी क्या सुन रहे हैं आप? अभी कोई फ़ेवरेट आपका कोई सिंगर हो या कोई गाना हो, कोई म्यूज़िशियन हो? ऐसा सच नहीं है। ओके। सभी मतलब लगभग जो मुझे पसंद आ जाए, हाँ, हाँ। उसी को सुनने स्टार्ट कर देते हैं। ओके। और स्पोर्ट्स का क्या है आपका? स्पोर्ट्स पसंद है आपको? स्पोर्ट्स तो बहुत पसंद है, कौन-सा स्पोर्ट्स पसंद है सबसे आपको? ज़्यादा तो क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक जी, है। तो क्रिकेट आप खेलना पसंद करते हैं या देखना पसंद करते हैं? दोनों ही। अच्छा, हाँ, खेलते भी हैं आप? खेलते भी बहुत कुछ ख़ास नहीं, बहुत हुँ। अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ, ऑब्ज़र्वेशन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक-ठाक ऑब्ज़र्वेशन है मेरी क्रिकेट में। अच्छा, तो अभी क्या आपका अभी करंट इंडियन टीम के बारे में क्या ऑब्ज़र्वेशन है आपका?
करें कि अभी क्या हालात हैं इंडियन टीम के, ये हमारे बेस्ट फेज में है या अभी कुछ गड़बड़ चल रही है? बहुत बढ़िया फेज में चल रहे हैं हम। हाँ। बस एक ही थोड़ा सा बैकड्रॉप, मतलब इसका प्रॉब्लम वाला एस्पेक्ट ये लगता है मुझे कि एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही है टीम में। ओके। एक सेटल्ड टीम हमारी नहीं हो पा नहीं रही है। आई। बिल्कुल वही एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो ये बेस्ट टीम है। अगर मतलब एक टैलेंट वाइज बेस्ट है, टैलेंट वाइज बेस्ट टीम है, बट बस एग्जीक्यूशन कहीं पे मिसिंग है। सिक्योरिटी नहीं है किसी प्लेयर को कि भाई कि मुझे एक लंबा रन मिलेगा। ओके। उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है जी। कि भाई एक बॉलर को 2 मैच खिलाया, परफॉर्म नहीं किया, तो हम्म। कहते हैं कि स्टेबिलिटी की जरूरत है हमारी टीम में। कोई नया एस्पिरेंट अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहता है, पहली बार वो एग्जाम को दे रहा है, आपने भी पहली बार ही दिया, बट आपका क्योंकि एक लंबा बैकग्राउंड है इसमें कंपटीशन एग्जाम में, तो उसके लिए कुछ कोई बेसिक 4-5 चीजें हों जो आप क्विकली बता दें कि ये चीजों मस्ट डू है, कि इनको आप एस्केप नहीं कर सकते, तो वो क्या होंगे? देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ खास बैकग्राउंड नहीं है तो हार्ड वर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन हम उसे स्मार्ट वर्क भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, और प्रैक्टिस, आई मीन मतलब मैथ्स वगैरह की प्रैक्टिस आपकी लगभग 3 to 4 आवर्स डेली होनी चाहिए। ओके। हर टॉपिक्स में, अलग अलग टॉपिक्स में, तभी आप उस स्पीड के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। उसके बाद आपको जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा जोर नहीं दूंगा इंग्लिश में, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट जब लगाएंगे तो उनको एक आइडिया लगेगा कि बहुत हार्ड इंग्लिश नहीं है ना। तो जो कुछ उनको जो चीज़ें पढ़नी होंगी अपने सब्जेक्ट्स के अलावा, वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब वो 10 to 15 डेज का काम है। उसके बाद मॉक टेस्ट देते देते भी उसकी तैयारी हो जाएगी आपकी इंग्लिश की। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जीके, जिससे आपकी रैंक डिसाइड हो सकती है एक तरीके से। बिल्कुल। क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट्स में तो सभी अच्छे स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जीके में लोग जो है पीछे रह जाते हैं। तो जीके के लिए आपको क्या है, बहुत सारे सोर्सेस से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एसएससी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है जीके में कि क्योंकि वो क्वेश्चंस कहाँ से पूछ ले। तो आपको एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की इसमें जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट वाइज आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी स्टूडेंट्स को, बिल्कुल। और खुद से समझना पड़ेगा, किसी का कॉपी कैट ना हो, खुद का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे बहुत अच्छे रेफरेंस हो सकते हैं। हाँ। तो उस पैटर्न पे, जैसे कि एसएससी सीजीएल में जैसे प्रीवियस 2 ईयर्स में 2022 और 23 का पेपर देखें, तो उसमें बायोलॉजी से 2 to 3 क्वेश्चन हैं जीके में। और वो लगभग सेम पैटर्न फॉलो करें कि भाई विटामिन के ऊपर क्वेश्चन है कि भाई विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है, और कुछ एनिमल किंगडम के क्वेश्चन हैं। तो भाई एनसीईआरटी या फिर किसी भी बुक में आपको 2-3 चैप्टर्स उसके ऊपर रीड कर लेने चाहिए कि भाई मेरे को 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से मेरे फंस ही जाए। ये बात अलग है कि मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा उसमें से, लेकिन अगले साल मतलब आपको ऐसे आगे जा एंटिसिपेट करके करना है। एंटिसिपेट करना बहुत जरूरी, अदरवाइज तो ये ओशन है। क्वेश्चन है, बिल्कुल। हाँ। जिसमें उसमें आपको नैरो करने के लिए पीवाईक्यूज जो है प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज बहुत बढ़िया सोर्स हो सकते हैं। जी। और बाकी बहुत हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है इसमें। मॉक टेस्ट लगाते रहिए तो वो प्लेटफॉर्म भी करंट अफेयर्स वगैरह को कवर कर ही लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते रहिए, और वही एक पैटर्न को समझना है आपको। एक, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो एक न्यूज़पेपर और फॉलो कर लीजिए कि भाई न्यूज़पेपर से आप तैयारी जनरल करंट इवेंट्स के लिए, बस। और इसी में आप लेकिन लगे रहें डेडिकेशन के साथ, तो काफ़ी अच्छी तैयारी होगी आपकी। तो शुभम, सपोज कोई नया एस्पिरेंट जो पहली बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अप्रोच कर रहा है, वो पहली बार अगर एसएससी सीजीएल एग्जाम ही देना चाहता है, तो उसको क्या 4-5 ऐसी बातें हैं जो उसके लिए बिल्कुल मस्ट डू हैं? इट्स लाइक कि वो नहीं करेगा तो सिलेक्शन होने के चांसेस इम्पॉसिबल, मतलब वो करने ही चाहिए। ऐसी क्या 4-5 बातें हैं, आप उन्हें अगर संक्षेप में बता दें तो। अगर मैं पहले 2 सब्जेक्ट्स की बात करूँ, मैथ्स मीन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल इंटेलिजेंस की बात करूँ, तो इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस में भी कई तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आप लगभग उन सभी तरीकों को कंप्लीट कर सकते हो प्रैक्टिस से। ओके। लगभग वो सभी कवर हो जाएंगे, सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आने वाले हैं, तो आप एग्जाम में उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहोगे। फर्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो बहुत कुछ खास अलग से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है कि मैं पूरी ग्रामर पढ़ूँ। ठीक है, लेकिन कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं कि भाई आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के 3 to 4 क्वेश्चंस जरूर आएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब एक तरीके से सिलेबस को और पैटर्न को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, उसको समझने की जरूरत है। तो यही 2 चीजें अलग से प्रिपेयर करें, और बाकी आपकी इंग्लिश रीडिंग ठीक होनी चाहिए। ओके। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा आपको ग्रामर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अदर उसका कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा एग्जाम में। और बजाय इसके कि आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाएं। जी। ये इंग्लिश के लिए हुआ। नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो मुझे लगता है वो है जीके, ओके। क्योंकि इसी से आपकी रैंक डिसाइड होगी। ठीक है। ठीक है, क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट्स में तो फिर भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, लेकिन जीके में लोगों के क्या है कि भाई 75 में से 25 मार्क्स आ रहे हैं, 30 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन आपके वहीं पर अगर आपके 50 मार्क्स आ जाते हैं तो तो बहुत बड़ा वो आपको मतलब टॉप 1000 रैंक्स में ला सकता है, जगह। जिससे आपको पोस्ट बहुत अच्छी मिल जाएगी। जी। रैंक डिसाइड करेगी जो कि आपकी। मेरे भी जैसे 57 मार्क्स जो जीके में आए हैं, उसी वजह से जो है मेरी मतलब जो रैंक है वो टॉप 5 में आने की चांसेस है। चांसेस है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी ये हो सकती है जीके के लिए, कि पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर रेफर करें। 3 to 4 ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली अवेलेबल है गूगल में। तो उसमें लगभग अगर अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से देखें तो 8 से 9 पेपर्स आपके पास अवेलेबल है। इट मीन्स कि आपके पास लगभग 300 क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें से आप एक पैटर्न को समझ सकते हैं कि भाई कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैं देखा कि साइंस वाला पैटर्न जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो नोबेल प्राइज
विनर्स में पूछ रहे हैं, लेकिन रिसेंट वाले नहीं, जो पहले जीते हैं नोबेल प्राइज, ओके मीन्स फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, उस तरह के नोबेल प्राइज। तो अगर आपको प्रिपेयर कर सकते हैं हम्म। तो ये एक मतलब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे जरूर स्कोर कर लेंगे, जी और ये वर्थ है आपको हम्म। प्रिपेयर करने का, हम्म। क्योंकि इस एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा आप मार्क्स को बढ़ा नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं इस बार के जो एवरेज मार्क्स है 280 के आसपास है, तो काफ़ी हाई मार्क्स है। तो आप अगर उसमें भी अगर आप ठीक ठाक 30-40 नंबर भी अगर आगे ले आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके तो उसमें आप 7 to 8 मार्क्स को इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा, साइंस में ही आप बायोलॉजी वाला अगर क्वेश्चन देखें तो एनिमल किंगडम से कुछ क्वेश्चन आते हैं और विटामिन, प्रोटीन्स, इन सबसे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसका बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। 2-3 चैप्टर्स अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, आप उसको कवर कर लेंगे तो आपके 2-3 क्वेश्चन और अच्छे से प्रिपेयर हो गए। इस तरीके से हमें चलना पड़ेगा। और 25 में से 5 to 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कोई भी अगर ठीक ठाक सीरियस एस्पिरेंट है तो सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो इससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और बाकी जो बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, जो सभी पढ़ते हैं वही आपको भी पढ़नी है। अगर बहुत ज़्यादा डीप से पूछ गया तो अगर आप अपनी इंटेलिजेंस उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ली कि भाई मैं 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, चौथा मुझे लग ही रहा है कि यही होगा इसका आंसर, तो लग गया। अदरवाइज कोई कुछ नहीं कर पाएगा उस क्वेश्चन से। तो मतलब ये उसमें मॉक टेस्ट वगैरह का रोल बहुत आएगा, उसमें जितना आपने mock test का प्रैक्टिस रोल किया है उतना आप अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़पेपर आपको डबल बेनिफिट ये करेगा कि आप एक तो करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे कि भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, तो वो किस चीज़ का नया उद्घाटन किए हैं, किस चीज़ के ऊपर स्पीच दिए हैं। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के ऊपर क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन ये था कि ऑन द ईव ऑफ नेशनल इलेक्शन डे 25th ऑफ जनवरी में 24th ऑफ जनवरी में शाम को किसने ये स्पीच दी कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको मतलब हेट स्पीचेस के अलावा बल्कि ऐसी स्पीच देनी चाहिए जो कि लोगों को इंस्पायर करे, नए आइडियाज लाएं। ठीक है, तो ये स्पीच किसने दी? तो ऑप्शन ये थे कि भाई प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया कि भाई प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो है वो पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्व है, उनका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का रहता है काफ़ी हद तक, तो उनका ये स्पीच देना कहीं ना कहीं ठीक महसूस नहीं हो रहा है, लॉजिकल नहीं लग रहा है। तो मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो हालांकि वो गलत हुआ मेरा आंसर, मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मारा, लेकिन आंसर आप काफी क्लोज थे। लेकिन मैं 50-50 तक पहुंच गया उस क्वेश्चन में। तो ये जो इंट्यूशन है ये एक्सपीरियंस से तो आती है, एक्सपीरियंस है पर साथ साथ इसमें एक अवेयरनेस होना और एक हाँ। जैसे आपका बैकग्राउंड नॉलेज सॉलिड हो तो आप फिर कहीं ना कहीं उसमें हिट कर जाते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से ये जरूर आपको देखा कि हाँ भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मतलब एड्रेस करते हैं नेशन को। बिल्कुल, उनका काम सिर्फ ये नहीं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करना है या फिर पूरा शेड्यूल वगैरह, तो वो आपको जरूर स्ट्राइक करेगा। और दूसरा, आपकी इंग्लिश रीडिंग बहुत अच्छी होगी, वोकैबुलरी बढ़ेगी। बिल्कुल वोकेबुलरी बढ़ेगी और सेंटेंस का नॉलेज होगा आपको, तो वो आपको डबल बेनिफिट का काम कर सकता है। तो न्यूज़पेपर एक, अगर आपके पास टाइम है 1 घंटे का एक्स्ट्रा, तो आप जरूर एक अच्छा न्यूज़पेपर कोई भी आपकी पसंद का फॉलो कर सकते हैं। ओके, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। पर द हिंदू कई बार बच्चों को बहुत टफ लगता है। हाँ, मेरा स्टार्टिंग से ही एक्चुअली आपका तो यूपीएससी यूपीएससी रही है, बैकग्राउंड था। तो थोड़ा सा इजी अगर करते टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर जो आपके एरिया में आ रहा है, क्योंकि बहुत जो जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज की अगर कुछ न्यूज़ आ रही है, टॉप न्यूज़ है, तो वो सभी न्यूज़पेपर्स फॉलो करेंगे, तो उसमें आपको कोई लॉस नहीं होने वाला कि भाई मैंने वो न्यूज़पेपर कई बार पढ़ा तो वो छूट गया। मुझे लगता है कि इस प्रिपरेशन में कई बार बच्चे तकिया कलाम या सिंबल्स पे बहुत पढ़ते हैं कि द हिंदू नहीं पढ़ा तो नहीं होगा, वो अपने मन में इन चीजों को लेके बहुत बैठा लेते हैं, जबकि ये उतनी मायने नहीं रखती किस पेन से दिया, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा, कौन सी बुक पढ़ी। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, कोर एग्जाम का वो समझना इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें बाई प्रोडक्ट है या साइड की चीजें। आपकी खुद की रिसर्च टॉपिक्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप उस न्यूज़ को कैसे फॉलो कर रहे हो, पक्का पकाया कहीं इंपॉर्टेंट से लग रही खाने है की क्या, आदत ना हो। आपको इंपॉर्टेंट लग रही है कि नहीं वो न्यूज़, जी तब आप उसको थोड़ा सा और डीप में देखोगे, बिल्कुल। अदरवाइज आप पढ़ के उसको निकल जाओगे आगे। तो न्यूज़पेपर कौन सा न्यूज़पेपर करें उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्क ये पड़ता है कि आप करें और उसको रेगुलर करें। आपसे बहुत लंबी और विस्तृत चर्चा हुई, और भविष्य में भी और हम और गहराई से एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हो सकता है आपसे कुछ और हम मदद लें बच्चों तक पहुंचाने के लिए, एस्पिरेंट्स तक पहुंचाने के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें हम एजुकेशनल कंटेंट बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ें और उसमें भी हमारी कुछ मदद करें तो और बेहतर होगा। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आपने जैसी सफलता इस परीक्षा के दौरान हासिल की है, वैसे ही आप आने वाले अपने करियर में और बुलंदियों को छुएं, ऊंचाइयों को छुएं, हमारे देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। यही आपसे उम्मीद है और यही हम सबकी शुभकामना है आपको। हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट, हमारा इंटरव्यू, हमारी पहल अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप और